की कोशिश की, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से बाजार फिर से फिसल गया। ये लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ है। निफ्टी 42 अंक से ज्यादा और सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी हमने करीब 90 अंकों की गिरावट आते हुए देखी। बाजार का दिन भर कैसा मूड रहा, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो दिन भर के कारोबार की अगर बात करें, बाजार में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। कल जितनी गिरावट हमने देखी थी, भारी कमजोरी के साथ बाजार ने ट्रेड किया था, लेकिन आज के सत्र में ऐसा नहीं हुआ। जब शुरुआत हुई, बाजार ने अच्छा एक्शन दिखाया और उसके ठीक बाद ऑफकोर्स वहां से गिरावट भी, डाउन ट्रेंड भी आते हुए दिखे, लेकिन 15,000 के लेवल्स जो हैं उसे निफ्टी ने बनाकर रखा। 15,700 से एक बार डिप भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो है 15,700 के पार रही। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज फोकस में रहे, क्योंकि अदानी न्यू इंडस्ट्रीज में टोटल एनर्जी 25% हिस्सेदारी खरीदेगा, ये खबर आती हुई दिखी। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने का इनका लक्ष्य है। इसके ठीक बाद अदानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा। बजाज ऑटो बायबैक प्लान अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन ये अनाउंसमेंट जब कैंसिल होता हुआ दिखा तो बजाज ऑटो में एक शार्प डाउन ट्रेंड नजर आया। इसके अलावा इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, एल&टी, एम&एम, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स थे, पावर स्टॉक्स थे, जहां पर आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। बिकवाली कहां से आती हुई दिखी? हैवीवेट्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, यहां से कमजोरी नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच अगर देखें, बाजार की फाइनल क्लोजिंग जब देखने को मिली, कल जितनी कमजोरी थी उतनी कमजोरी आज नजर नहीं आई। 15,700 के लेवल्स को निफ्टी ने संभाल कर रखा। वहीं बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे नजर आए। और इसी बीच मिड कैप में काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स देखने को मिले। तो आज का दिन कल के मुकाबले अच्छा रहा। चलिए, बिल्कुल ठीक। भले ही गिरावट के साथ हम बंद हुए हों, लेकिन आज का दिन कल के मुकाबले जरूर अच्छा रहा, जैसा मानसी बता रही हैं। और बाजार में गिरावट को लेकर हमने कई दिग्गजों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि निवेशकों को सुरक्षित निवेश करने और सतर्क रहने की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। I wish I had bought it when it was $1. Don't you? Doesn't everybody? I mean, it went to $60,000. Of course, I wish I had bought it when it was $1 or $5, etc. That does not mean I've changed my mind about what's going to happen with cryptos. No, cryptos, I don't own any. I am not going to buy any as they come down. But I certainly wish I'd bought it at $5. I'd have a lot of money now. But that does not mean I've changed my mind and think it's going to change the world. Then other things, gold is probably less dangerous. I'm not buying them now because in a big collapse, everything goes down. But I probably will buy more silver when it goes down some more. What is safe? I don't know anything that's safe. Agriculture is probably less dangerous. Silver and agriculture are probably the least dangerous things in the next 2 or 3 years. हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंकर्स ओवरडू करेंगे अपने ब्याज दर को बढ़ाने पर, और आज भी एक बड़ा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का साइकिल ग्लोबली है। अगर यूएस में देखें, इंडिया में देखें, तो कहीं ना कहीं लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने में अपने ब्याज दर को बढ़ता हुआ देखेंगे और ये इक्विटी वैल्यूएशंस पर भारी पड़ेगा। तो हमें लगता है अभी और थोड़ा टाइम है जहां इक्विटी मार्केट्स में हम करेक्शन देख सकते हैं। आज भी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस नहीं आए हैं, दो कि ऊपर से अगर हम देख BSE 500 स्टॉक्स को, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द BSE 500 स्टॉक 30% से नीचे की या ज्यादा की गिरावट में आ गए हैं। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने कहीं ना कहीं और हमें कॉशियस रहना चाहिए और ये साइकिल को थोड़ा केयरफुली नेविगेट करना चाहिए। बिल्कुल, तो सतर्क रहने की जरूरत है। अगले कुछ समय तक बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट लगातार जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ईटीना सुदेश आपकी लगातार मदद करेगा। मेरे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं शो में, मंदार जामसांदेकर और आशीष महेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मंदार, आपसे शुरुआत करेंगे। मानसी अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि हालांकि बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन बहुत खराब दिन नहीं रहा, क्योंकि कल के मुकाबले हम बेहतर ही थे। क्या आपने भी बाजार को ऐसे ही रीड किया? कितना और गिरावट देखते हैं अभी आप यहाँ से बड़े इंडाइसेस में? सौमित्र, गुड इवनिंग। अच्छा, देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि कल का दिन और आज का दिन जो बाजार के लिए था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे क्लोज हुआ है। यानी जो निफ्टी की बात करें तो 15,700 और 15,465 इस तरीके के सपोर्ट लेवल्स बनते हैं और यही सपोर्ट लेवल्स को बाजार फिलहाल रिस्पेक्ट कर रहा है।
और यही लेवल्स है कि जहां से बाजार पिछले एक साल में अगर देखो तो 5 या 6 बार यहां से बाउंस बैक कर चुका है। हाल ही के दिनों में पिछले 3 महीने में 3 बार यहां पे सपोर्ट ले चुका है, तो हम अच्छे खासे सपोर्ट पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट तो हमने क्लोजली वॉच करना जरूरी है और मुझे लगता है कि कल का दिन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कल भी इसी तरीके का एक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। और थर्सडे से मुझे लगता है कि एक डायरेक्शन डिसाइड होने में मार्केट के लिए मदद हो जाएगी। लेकिन ये सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वहां से 1000 पॉइंट की गिरावट आगे आती हुई हमें जरूर देखने को मिल सकती है। एक पैनिक काइंड ऑफ 1000 पॉइंट ऑफ फास्ट फॉल ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल डरने वाली बात है नहीं, ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 15,700 और 15,465 इस तरीके का सपोर्ट बैंड बना हुआ है निफ्टी के लिए, तो ये वॉच करना जरूरी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस सपोर्ट के आसपास या इसके ऊपर ही बना रहेगा बाजार, क्योंकि उसके बाद चिंताएं शायद बढ़ सकती हैं। आशीष, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। बजाज ऑटो की खबर आपने आज सुनी ही होगी। कंपनी जो है वो बायबैक लेकर आने वाली थी और निवेशक काफ़ी हद तक इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्होंने पोजीशन उस हिसाब से बनाई, लेकिन फिर कंपनी ने अंत समय पर तय किया कि फिलहाल इसको टाल दिया जाता है बायबैक को। दो सवाल पूछूंगा मैं आपसे। एक तो ये कि कंपनी के लिहाज से इस स्टेप का क्या मतलब निकले? क्या उनको पहले तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए थी अच्छे से, उसके बाद ये अनाउंसमेंट करना चाहिए था एक्सचेंजेस को कि वो बायबैक पर विचार कर रहे हैं? और अब जो लोग फंस गए हैं बजाज ऑटो में पोजीशंस लेकर, उनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, एक बड़ा निगेटिव जो दे रहा और मायूसी भरा दिन रहा निवेशकों के लिए बजाज ऑटो के, क्योंकि ऑलमोस्ट 3900 से स्टॉक घूम के 3680 रुपए के आसपास बंद हुआ है। तो निगेटिव है, क्योंकि मार्केट में उम्मीद की जा रही थी कि 4200 से ऊपर ये बायबैक का अनाउंसमेंट हो सकता है, और इसी डेवलपमेंट के चलते हुए स्टॉक जो 3300-3400 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, वो इस लेवल तक पहुंचा था। तो मेरा मानना रहेगा कि शायद ये रिकंसीडर प्राइस टर्म में कर सकते हैं कि उन्हें लग रहा होगा कि 4200 मार्केट शायद नीचे जाए और वो नीचे के लेवल पे उनको बायबैक की अपॉर्चुनिटी मिले, और शायद जो लेवल्स उनके माइंड में रहे होंगे जब उन्होंने बायबैक का प्राइस डिसाइड किया था और जो अभी प्राइस है उसमें थोड़ा अंतर आता दिखता है। मेरा मानना है बायबैक तो आएगा, बट ओनली थिंग इज जो प्राइस हायर प्राइस पे आना था वो लोअर प्राइस पे। मंदार, आपको लगता है कि अब जो गिरावट हमने देखी बजाज ऑटो में इतनी ज्यादा आज के दिन, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए? बिकॉज जनरली फंडामेंटली बजाज ऑटो को एक अच्छी ही माना जाता है। सुमित, देखिए, बेसिकली ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसी लग नहीं रही है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें और वीकनेस बनेगा, क्योंकि ये फिलहाल सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है 3600, जहां से आज बाउंस बैक दिखा है इंट्राडे में, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके नीचे इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो 3470 है। तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ही ट्रेड रहेगा, 3500 से लेके 3900 इस तरीके का एक रेंज बाउंड ट्रेड आगे जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड ही उम्मीद कर सकते हैं आप बजाज ऑटो में। लेकिन आशीष को भी ये लगता है, और इनफैक्ट हमने और भी कई एक्सपर्ट से बात की, उनका भी यही मानना है कि शायद ये बायबैक आए। कंपनी ने भी अपनी तरफ से यही कहा है कि वो कैंसिल नहीं किया है उन्होंने बायबैक का प्रोग्राम, फिलहाल उसको टाल दिया है, अभी शायद पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई थी। एक और बड़ी खबर जो आज दिन भर चल रही थी वो ये कि अडानी ग्रुप ने टोटल एनर्जीज के साथ नई डील की है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज में टोटल एनर्जीज 25% हिस्सा खरीदेगी। इस पर और जानकारी लेकर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं इस डील के? तो अगर आप देखेंगे तो टोटल ग्रुप है वो करीब 25% स्टेक खरीदने वाली है अडानी एंटरप्राइजेस की एक होली ओन सब्सिडरी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अब ये जो स्टेक टोटल ग्रुप खरीद रहा है वो अडानी एंटरप्राइजेस से खरीद रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अडानी एंटरप्राइजेस में कुछ तरह का फंड इन्फ्यूजन होगा। वो कितना फंड इन्फ्यूजन होगा वो अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट ये 25% स्टेक है। क्या वैल्यूएशन पे जा रहा है ये अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये डिस्क्लोजर आना अभी तक बाकी है, तो ये ट्रैक करना होगा। उसी के साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज जो है उसका एक काफ़ी एम्बिशियस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब $50 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में अगले 10 साल के लिए। और अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म टारगेट जो है उनका 2030 तक का जो टारगेट है, तब तक वो उनका टारगेट है कि वो प्रोड्यूस कर पाए अराउंड 1 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टिल 2030।
आप देखेंगे तो रिसेंटली अडानी एंटरप्राइजेस ने आईएचसी कैपिटल से भी करीब 7,700 करोड़ रेस किए थे 3.5% स्टेक के लिए। तो ये लगभग एक सेकंड काइंड ऑफ फंड इन्फ्यूजन आ रहा है कंपनी में। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो टोटल ग्रुप के साथ अडानी ग्रुप का काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रहा है। अडानी टोटल गैस में टोटल ग्रुप ने 37.4% स्टेक एक्वायर किया था। फिर अडानी ग्रीन में उन्होंने 20% स्टेक एक्वायर किया था और कुछ सोलर एसेट्स में करीब 50% का स्टेक एक्वायर किया था। और अडानी पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो उनके एक एलएनजी पोर्ट धामरा एलएनजी पोर्ट में उन्होंने 50% स्टेक टोटल ग्रुप ने अडानी पोर्ट से एक्वायर किया। तो काफ़ी टाइम से उनका रिलेशनशिप अच्छा रहा है टोटल ग्रुप के साथ। और अब अडानी एंटरप्राइजेस में टोटल ग्रुप एक सब्सिडरी में करीब 25% स्टेक खरीदने वाले हैं। शुक्रिया स्वामित। आशीष, आपने कैसे रीड किया इस खबर को? बाजार को तो शायद काफी पसंद आई। हमने देखा अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आज 5-5.5% ऊपर था। लॉन्ग रन में आपको लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक को इन खबरों की वजह से पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? मैं बुलिश हूँ अडानी इंटरप्राइजेस के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। मेरा मानना है कि जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने काफी अच्छे बिजनेसेस, इमर्जिंग बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो डाइल्यूट करते रहेंगे। जैसे उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट के लिए माइनॉरिटी स्टेक दिया है और पैसा रेज करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो उनका एक एम्बिशियस ये प्लान है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बने और वैसा इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। तो ये एक काफी पाथ ब्रेकिंग है और मेरा मानना है कि काफी पॉजिटिव है, डेवलपमेंट है कंपनी के लिए और ये स्टॉक को बिल्कुल डिमांड में रखने वाला है क्योंकि बहुत सारे जो फंड्स हैं जो ग्रीन एनर्जी को ट्रैक कर रहे हैं, वहां पर निवेश करना चाहते हैं, उनका निवेश भी आगे जाके इसका इन कंपनीज में आ सकता है। तो मेरी इस स्टॉक को किसी भी गिरावट में बाय करने की सलाह रहेगी। डेब्स, किसी भी गिरावट पर आपको मौका मिले तो लेना चाहिए। मंदार, आप लेवल्स दे पाएंगे? कौन से टारगेट्स दिमाग में रखने चाहिए? अडानी एंटरप्राइजेस भी और फिर अडानी पोर्ट भी, ये दो स्टॉक्स मैं आपसे पूछूंगा। समिता, देखिए अडानी एंटरप्राइजेस का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो शॉर्ट टर्म चार्ट में एक अच्छे खासे 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये एक अपमूव देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा हमने रुकना जरूरी है। इसमें 2260 का एक रेजिस्टेंस है। इसमें ये ब्रेक करके अगर ऊपर चलता है तो ऊपर में 2400 की लेवल्स दिखती हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और 2400 अगर ब्रेक होती है तो ऊपर में 2800 से लेके 3000 तक का टारगेट भी इसमें बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना है 2260 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक होने की राह देखनी बहुत ज़रूरी है। तो वो होने के बाद ही हम इसमें पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अडानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। फिलहाल सपोर्ट पे है 650 से लेके 700, इस तरीके का एक सपोर्ट बैंड बना हुआ है स्टॉक में और ऊपर का जो रेंज है वो 850 से 900 है। तो फिलहाल सपोर्ट बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसमें पोजीशन जरूर बन सकती है। इसमें स्टॉप लॉस होगा 630 का और ऊपर में टारगेट्स 850 से लेके 900 तक की बन सकते हैं। ओके, अडानी पोर्ट्स में 630 का एक स्टॉप लॉस रखिए। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 850 से 900 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में जैसा कि मंदार ने बताया कि 2260 तक का एक लेवल है जिसको क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद हायर लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर एंट्री करें, आशीष भी कह रहे हैं यहाँ पर कि आप कुछ गिरावट आए उसके बाद आप इस स्टॉक में एंटर करें तो बेटर है। यहाँ पर लॉन्ग रन के लिहाज से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है। एक और खबर आशीष अभी कुछ देर पहले ही आई है, वो ये कि फिच ने कुछ करीब 11 एनर्जी कंपनियां हैं उनका जो आउटलुक है वो रिवाइज किया है। मैं आपके सामने कुछ कंपनी के नाम बताता हूं। बीपीसीएल का आउटलुक उन्होंने स्टेबल कर दिया है नेगेटिव से। इंडियन ऑयल का उन्होंने आउटलुक कर दिया है स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। एनटीपीसी जो है उसको भी स्टेबल कर दिया है नेगेटिव से, और ऑयल इंडिया इसको भी स्टेबल कर दिया है नेगेटिव से। यानी इन सबको इन्होंने अब नेगेटिव से स्टेबल की तरफ मूव कर दिया है। आपका क्या व्यू है फिलहाल एनर्जी स्पेस में, और क्या इनमें से आपको लगता है जो स्टॉक्स अभी मैंने गिनाए, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, इनमें से किसी को अप्रोच करना चाहिए फिलहाल? ये बिल्कुल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि जो फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं इन कंपनीज के, तो आउटलुक नेगेटिव जैसे यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है। तो बिल्कुल ये पीएसयू कंपनीज जो है वो मेरिट डिजर्व करती हैं। और यहाँ पर लेकिन जो मेरा पिक रहेगा वो मेरा मानना है एनटीपीसी पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये वो स्टॉक है जो पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में और
अभी भी मेरा मानना है कि जो इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो आपको बिल्कुल सरप्राइज करेंगे एनटीपीसी में, कि जिस पे पावर सेल हुआ है लास्ट क्वार्टर में, बहुत बेहतरीन नतीजे एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आईओसी को भी आप एक अपना पिक नंबर 2 बना सकते हैं। एनटीपीसी होगा पिक नंबर 1 और आईओसी होगा पिक नंबर 2। मंदार, आपकी तरफ से एनर्जी स्पेस में ये जो 4 स्टॉक बता रहे हैं फिच जिन्होंने रिवाइज किया है, बीपीसीएल, इंडियन, आईओसी, एनटीपीसी और ऑयल इंडिया, आपकी कोई पिक होगी इसमें से? सौमिता, देखिए बेसिकली ये मैं अगर चार्ट्स देखूं, बीपीसीएल का चार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें तो वीकनेस दिख रहा है मुझे। यानी पिछले 2 महीने से तो एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और अभी तक सपोर्ट लेके एक बेस बनाने की अभी तक कोशिश इसमें बनी नहीं है। तो ये डाउन ट्रेंड वैसे ही बन रहा है। उसके साथ अगर मैं एचपीसीएल का चार्ट देखूं तो वो तो सपोर्ट ब्रेक करके आज नीचे भी चल चुका है, यानी क्लियर कट इसमें डाउन ट्रेंड बनता है। तो ये सारे स्टॉक्स मुझे वीक लगते हैं। ये स्टॉक्स अगर मैं देखूं तो इसमें एक ही मुझे अच्छा यानी बुलिश व्यू से अगर देखना चाहिए तो एक ही स्टॉक है, ऑयल इंडिया, जो पिछले एक 8-10 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चला है। 260 का एक इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ था 260-268 का, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। हाँ, पिछले 2 दिनों में करेक्शन दिखा है, 300 से फिर से करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 260 के ऊपर बना हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर बना रहता है तब तक मुझे लगता है कि इसमें बुलिश ट्रेड बनेगा। यानी ये अगर चारों स्टॉक्स कंपेयर करते हैं तो बुलिश साइड ऑयल इंडिया के लिए मैं ज्यादा जाऊंगा, बाकी के स्टॉक्स तो मुझे वीक लग रहे हैं फिलहाल। जी, स्टॉक वीक लग रहे हैं। ऑयल इंडिया यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में अपना व्यू बना सकते हैं। मंदार की तरफ से वो हो गई पिक। आशीष, मैं आपसे एक स्पेस पर और सवाल करना चाहूँगा, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट तो नहीं है, और वो है क्रिप्टो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है और हमारे देश में अब बहुत सारे लोग क्रिप्टो में पैसा लगाने लगे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह इक्विटी मार्केट्स में गिरावट आ रही है, कमोडिटी में जो है क्रूड चल रहा है, लेकिन बाकी गोल्ड कमज़ोर है, क्रिप्टो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है पिछले कुछ समय से, और अब रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। बिटकॉइन जो काफ़ी फेमस कॉइन है यहाँ पर, वो 22,000 के आसपास पहुंच गया है। इरीथ्रियम में भी हम अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं। इनफैक्ट आज भी जब वो ट्रेड कर रहे हैं तो 4 से 6% नीचे ही है। क्या आप एडवाइस कर रहे हैं इस समय? आई एम श्योर आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी पूछते होंगे कि अगर हमें बिटकॉइन में पैसा लगाना है तो लगाना चाहिए क्या? आप क्या एडवाइस कर रहे हैं इस समय उन्हें? देखिए, देखा जाए तो $1 ट्रिलियन के आसपास की वेल्थ एरोड हो गई है बिटकॉइन जो इन्वेस्टर्स है उनकी, और जो पीक मार्केट कैप था बिटकॉइंस का वो भी अब $1 ट्रिलियन से कम आ गया है। तो इसके कारण से बड़ा कोहराम मचा हुआ है इस मार्केट में। और मेरा मानना है कि इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल एसेट है। अब आज की डेट में निवेशकों को इक्विटी मार्केट में रिस्क नजर आ रहा है, या इमर्जिंग मार्केट में नजर आ रहा है, या बॉन्ड्स में नजर आ रहा है, तो क्रिप्टो तो बिल्कुल अपेक्स और द टॉप ऑफ द पिरामिड है, जो इतना ज्यादा वोलेटाइल है और सबसे ज्यादा रिस्क है। दूसरी बात यह है कि अब नया निवेश जो है वो यूएस और यूरोपियन मार्केट में नहीं आ रहा है ज्यादा क्रिप्टो में, क्योंकि ऑलरेडी 10 लोगों में से 1% के पास में ऑलरेडी क्रिप्टो वहां पर है, और अब सब निकलना चाह रहे हैं एक साथ। तो जैसा सेल्सियस जो उनका क्रिप्टो का एक बैंक जैसा है, उन्होंने विड्रॉल्स पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये शो कर रहा है कि काफी घबराहट का माहौल है। तो मुझे अभी भी लगता है कि इसमें बार्गेन हंटिंग करने से बचना चाहिए। ये प्राइसेस अभी और नीचे है। ओके, प्राइसेस अभी और नीचे आएंगे, और हमने हिस्टोरिकली देखा भी है कई जो है कॉइन्स वो करीब 80 से 90% तक क्रैश हो चुके हैं। फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए। अपने जो कैश को जो प्लान आप करते हैं, स्टॉप लॉसेस टारगेट जिस तरह से भी आप प्लान कर रहे हैं, वो तरीका उसको फॉलो कीजिए। इसमें फिलहाल वीकनेस ही दिखाई दे रही है। मंदार, एक स्पेस जिस पर चर्चा लगातार होती है वो है बैंकिंग। आज हमने देखा कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन पीएसयू बैंक्स में कुछ थे ऐसे जिसमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इनफैक्ट आधा % ऊपर बंद हुआ। क्या व्यू बन रहा है इस समय बैंक में, प्राइवेट या पीएसयू? क्या होगा इस समय टॉप पिक? सुमिता, देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल सारे बैंक्स यानी प्राइवेट बैंक्स भी और पीएसयू बैंक्स भी एक इनडिसीजन के दौर से जा रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स अगर वैसे देखे जाए, कंपेयर करें प्राइवेट और पीएसयू, तो प्राइवेट बैंक्स में वीकनेस ज़्यादा लग रहा है। पीएसयू बैंक्स में भी करेक्शन है, लेकिन
प्राइवेट को कंपेयर करते हैं तो कम है और एक इनडिसीजन का दौर है। यानी फेडरल बैंक का अगर मैं चार्ट देखता हूँ फिलहाल 89, 90 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो पिछले 2 हफ्तों से इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक इनडिसीजन सा दौर से गुजर रहे हैं ये सारे बैंक, ऐसे लगता है। HDFC बैंक 1300 का सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को पकड़ के बहुत महीनों से यही लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक बाउंस बैक दिखा था लेकिन फिर से वही लेवल्स पे आ जाता है। एक्सिस बैंक ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पे वीकनेस दिखता है। फिर से जो अभी फिलहाल लेवल है 640 का एक सपोर्ट लेवल है, तो उसी पे आके रुका है। तो मुझे लगता है कि एक इनडिसीजन सा दौर है, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं बन रहा है अभी भी बैंक्स में। प्राइवेट और PSU दोनों बैंक्स अगर देखते हैं तो एक इनडिसीजन का दौर है और मुझे लगता है कि तो इसमें पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा हमने रुकना बहुत जरूरी है। थोड़े और कंफर्मेशंस की जरूरत है कि लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, दोनों तरफ थोड़ी कंफर्मेशंस की जरूरत है। सपोर्ट्स अगर ब्रेक होते हैं तो शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, अगर सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करके स्ट्रेंथ दिखा देता है तो लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। लेकिन वैसा अभी तक माहौल बना नहीं है, एक इनडिसीजन का माहौल है सारे बैंकिंग स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि लो प्रोफाइल रखना ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल दूर रहा जाए तो बेहतर है। कंफर्मेशन जैसा कि मंदार कह रहे हैं वो आए तब लॉन्ग या शॉर्ट साइड में जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए फिलहाल जानने का वक्त आ गया है कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज आज लेकर आए हैं शेयर करने के लिए आपके साथ। वक्त है VIP शेयर का। आशीष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कोई आइडिया आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ आज। जी, जो मेरा रहेगा वो है जोमेटो। मेरा मानना है कि स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग शुरू हो गई है। इनफैक्ट आप फॉरेन ब्रोकरेजेस देखें, इंडियन ब्रोकरेजेस देखें, सभी ने अब इस पर बाई की मोहर अपनी लगा दी है इस स्टॉक पे। अब रीजन ये है कि उन्होंने जो अपना रिटेल हाइपर लोकल डिलीवरी को अपने प्रोडक्ट बास्केट में ऐड किया है, तो वो सिर्फ एक फूड डिलीवरी कंपनी नहीं रहा है। तो ये उसका बिजनेस प्रोफाइल में चेंज है और करीब 300 शहरों में उनकी रीच हो गई है, जिसमें से 120 शहर प्रॉफिटेबल भी हो चुके हैं। तो अब जोमेटो की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें का जो एटलीस्ट जो लॉस मेकिंग है वो उसमें अब आपको अगले आने वाले 2 साल में काफी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साइज डेवलप हो रहा है और जो हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल है वो भी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मुझे लगता है जोमेटो को इस लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी मार्केट वोलेटाइल, इसलिए मेरा कंजर्वेटिव टारगेट 85 रुपीज का अगले 3 महीने के लिए। 3 महीने का टारगेट 85 का जोमेटो आप इस समय ले सकते हैं। 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं तो आपके लिए यहां पर कुछ कमाई का मौका बन सकता है। मंदार, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? समित 2 स्टॉक्स हैं, दोनों कल के लिए है, यानी इंट्राडे में ट्रैक करने जरूरी है। पहला है BEML, इसमें ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसमें एक बाय बनेगा, 1180 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1280 से लेके 1300 तक का टारगेट होगा। और दूसरा है सिंजिन, इसमें भी एक मोमेंटम बाय बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 538 का और टारगेट होगा 565 का। इंट्राडे कॉल्स यहां पर कल के लिए सिर्फ BEML और सिंजीन, इन दोनों में आप टारगेट स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। सिर्फ कल के लिए ये कॉल्स हैं। बहुत शुक्रिया मंदार और आशीष समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं देखते। मंजिल सिर्फ एक, देश का विकास तेजी से, वो गूंज है इंडिया की। हमारे साथ बनो जागरूक, समझदार और काबिल। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या कंपनी की स्ट्रैटेजी, ऑर्डर बुक की जानकारी हो या कर्ज के हालात, प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके निवेश को देंगे नई दिशा। सुनिए और समझिए खुद कंपनी के मैनेजमेंट